जल्द ही सबके सामने आएंगे मुस्तफा खामनेई। डील से पहले ईरान को मिले 9 अरब डॉलर। अमेरिका ने इजराइल को दिया बड़ा झटका। हॉर्मुज में हर 1 मीटर पर बिछा 1 किलो बारूद। फ्रांस के एविएशन शहर पहुंचे पीएम मोदी। इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों से कांपी धरती। रूस का बॉम्बर प्लेन क्रैश, वीडियो वायरल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने के लिए अब एक महत्वपूर्ण समझौते की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। दावा किया जा रहा है कि 14 जून को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने डिजिटल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद 19 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की बैठक प्रस्तावित है, जहां औपचारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस प्रक्रिया में भाग लिया, जबकि ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफ का नाम सामने आया है। हालांकि ईरान की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि ईरान के वर्तमान सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। ईरानी सरकार का कहना है कि अमेरिका के साथ होने वाली सभी बातचीत और समझौते उनकी निर्धारित नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही हो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने बातचीत करने वाली टीम की सराहना करते हुए कहा कि ये देश की एकता और समन्वय की जीत है। यदि 19 जून की बैठक सफल रहती है तो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम हो सकता है और क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौते से पहले ही ईरान को बड़ी आर्थिक राहत मिलनी शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को करीब 9 अरब डॉलर की राशि पहले ही मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया अमेरिका की जानकारी और निगरानी में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान को धन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कतर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में भी काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि 19 जून को जेनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान की करीब 24 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि भी अनफ्रीज की जा सकती है। ये वो पैसे हैं जो कई देशों में और बैंकों में प्रतिबंधों के कारण रोके गए थे। ईरान का दावा है कि दुनिया भर में उसके लगभग 120 अरब डॉलर फंसे हुए हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, तुर्की, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत जैसे देशों का नाम भी लिया जाता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि भविष्य में ईरान को और बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि इन दावों और रकमों को लेकर अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारी सामने आ रही है, इसीलिए अंतिम स्थिति समझौते के आधिकारिक दस्तावेज सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगी। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री बेन गवीर को अमेरिका जाने से पहले बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गवीर एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेरिका के मियामी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अमेरिकी वीजा नहीं मिल सका। इसके बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेन गवीर ने तेल अवीव स्थित अमेरिकी दूतावास में वीजा के लिए आवेदन किया था। अमेरिकी अधिकारियों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से दूतावास आकर बायोमेट्रिक जानकारी देने को कहा। बताया गया कि उनके खिलाफ पहले से कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसीलिए ये प्रक्रिया जरूरी थी। हालांकि बेन गवीर ने दूतावास में जाकर बायोमेट्रिक डेटा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने उनका वीजा मंजूर नहीं किया। कहा जा रहा है कि पहली बार किसी इजरायली मंत्री के साथ ऐसा मामला सामने आया है। आमतौर पर इजरायल के वरिष्ठ मंत्रियों को विशेष वीजा सुविधा मिलती है। बेन गवीर हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते के विरोध में भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इजरायल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है और वो अपनी सुरक्षा नीतियों पर खुद फैसला करेगा। 50 वर्षीय बेन गवीर इजराइल के प्रमुख दक्षिणपंथी नेताओं में गिने जाते हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी भी माने जाते हैं। उनके राजनीतिक बयानों और विवादों की वजह से वे अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। वहीं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान का कहना है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसे पूरी तरह से सुरक्षित और चालू करने में कम से कम 30 दिन लग सकते हैं, यानी कि 1 महीना। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। ये करीब 34 किलोमीटर चौड़ा है और इसी रास्ते से दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस आपूर्ति गुजरती है। इसीलिए इसका खुलना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार युद्ध के दौरान ईरान ने इस क्षेत्र में 100 से ज्यादा समुद्री माइंस बिछाई थी।
ताकि अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों को रोका जा सके। इन माइंस को हटाना आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस काम में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश मदद कर सकते हैं। फ्रांस ने हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने में सहयोग देने की इच्छा भी जताई है। अमेरिका का कहना है कि समझौते के बाद जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होगी। वहीं ईरान भविष्य में इस मार्ग पर पर्यावरण कर लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। वहीं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए 16 जून को फ्रांस के एवियन शहर पहुंचे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। भारत 13वीं बार G7 समिट में पार्टनर देश के रूप में हिस्सा ले रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। समिट के दौरान पीएम मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करना विषय पर आयोजित एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इनमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद शामिल हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी बैठक होगी, जिसमें भारत अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति पर चर्चा होने की संभावना है। इसी बीच इंडोनेशिया के मध्य सुलावेसी प्रांत में मंगलवार को 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का केंद्र राजधानी पालू शहर से करीब 43 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में और लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। पहले झटके के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जिसमें सबसे बड़ा 5.2 तीव्रता का भूकंप था। भूकंप के तेज झटकों से लोग अपने घरों, दफ्तरों और होटलों से निकलकर खुले मैदान पहुंच गए। कई अस्पतालों ने एहतियात के तौर पर मरीजों को बाहर निकाल लिया। पालू के एक होटल प्रबंधन ने भी सभी मेहमानों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया। कुछ इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में टूटी दीवारें, क्षतिग्रस्त छतें और सड़कों पर मलबा दिखाई दिया। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुनामी की आशंका के चलते लोग तटीय इलाकों से दूर चले गए हैं, लेकिन इंडोनेशिया की मौसम एजेंसी ने साफ किया है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। फिर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं अमेरिका के बाद अब रूस का एक Tu-22M3 रणनीतिक बॉम्बर विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह हादसा साइबेरिया के इरकुत्स्क क्षेत्र में एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुआ। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार पायलट समेत सभी 4 चालक दल के सदस्य समय रहते पैराशूट की मदद से बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। Tu-22M3 रूस का एक शक्तिशाली सुपरसोनिक बॉम्बर विमान है, जिसे नाटो ने बैकफायर नाम दिया है। ये हाइपरसोनिक किलछल मिसाइल ले जाने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल सीरिया तथा यूक्रेन युद्ध में भी किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विमान को जंगल की ओर तेजी से गिरते हुए देखा जा सकता है। दुर्घटना के बाद वहां धुएं का एक बड़ा गुब्बारा उड़ता दिखाई दिया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक विमान कमेनका गांव के पास गिरा। शुरुआती जांच में इंजन की खराबी को हादसे का कारण माना जा रहा है। सभी चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।